विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर और मनीषा जैन का नमस्कार। मनीषा जी, हाँ। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक दिन कई महान कलाकारों को हम याद करते हैं। ऐसा ही एक दिन है 20 अप्रैल। जी हाँ, हमारे जो श्रोता हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं जयंत जी, कि हम अपनी विविधा में उन सभी कलाकारों को याद करते हैं जिनकी जन्मतिथि अथवा स्मृति दिवस उन तारीखों के आसपास आता है जब हमारा ये अंक प्रसारित हो रहा होता है। और कुछ ऐसा ही दिन है 20 अप्रैल जिसका आपने जिक्र किया। और हम सबसे पहले श्रोताओं आपको एक ऐसे कलाकार के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में आप जानते तो हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ज्यादा जानना चाहिए। एक ऐसे महान बांसुरी वादक जिनका नाम लेते ही सर श्रद्धा से झुक जाता है। आपका नाम है पंडित पन्नालाल घोष। क्या बात है, एक शास्त्रीय संगीत का पूरा दौर आंखों के सामने से गुजरने लगता है। मनीषा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और हमारे श्रोता बहुत अच्छे से जानते हैं कि पंडित पन्नालाल घोष मैहर घराने से ताल्लुक रखते थे। उनके बारे में कुछ हम आपको बताना चाहेंगे श्रोताओं, क्योंकि बांसुरी को विश्व स्तर पर ख्याति दिलवाने के लिए और साथ ही बांसुरी को लेकर उन्होंने जो भी काम किए उसके लिए उन्हें पायनियर ऑफ इंडियन क्लासिकल फ्लूट कहा जाता है। एक तरह से प्रणेता माना जाता है पंडित। बिल्कुल ठीक कहा आपने मनीषा जी। श्रोताओं को बता दें 24 जुलाई 1911 को पन्नालाल घोष का जन्म हुआ था। जी हाँ। पन्नालाल घोष का मूल नाम जो है वो है अमल ज्योति घोष। जी हाँ, पंडित पन्नालाल घोष का जन्म बोरीशाल में हुआ था जो बंगाल में है। और आपके जो पिता थे अक्षय कुमार घोष जी, वे एक महान सितार वादक थे। मैं आपको एक बात बताती हूँ जयंत जी, और हमारे श्रोता भी सुने कि पिताजी जाहिर तौर पर सितार वादक थे तो सितार सिखाना चाहते थे अपने बेटे को। और पंडित पन्नालाल घोष जो कि उनका डाक नाम, बंगालियों में से डाक नाम कहा जाता है, निक नेम प्यार का नाम जो आप मूल नाम बता चुके हैं। उनका मूल नाम था अमल ज्योति घोष और पुकारने का नाम था पन्नालाल। तो पन्नालाल को उन्होंने सितार की शिक्षा देनी शुरू की। शौक कहाँ से कहाँ ले जाता है। सितार सीखते सीखते, उसकी बारीकियां सीखते सीखते एक बार पन्नालाल जी ने कुछ चरवाहों को देखा और उनसे एक बांसुरी ले ली छोटी सी, और उस छोटी सी बांसुरी को वो बजाने लगे। और उस बांसुरी से वो ये प्रयास करते थे कि किस तरह से सितार की जो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी धुन निकाल सके। ओहो, हाँ, यानी बड़ा ही कठिन कार्य। यानी उस उम्र में वो एक प्रकार का प्रयोग कर रहे थे, एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आगे आपको सुनकर और भी बहुत अच्छा लगेगा कि हुआ क्या कि एक बार पन्नालाल जी एक नदी में तैर रहे थे, जो कि एक छोटी सी नदी थी जिसका नाम कीर्तन खोला था। अच्छा। और उस नदी में 9 वर्ष की उम्र में पन्नालाल जी तैर रहे थे। वहाँ उन्हें एक बांस की लकड़ी दिखाई दी जो आधी बांसुरी थी और आधी वॉकिंग स्टिक थी। अच्छा, लेकिन हुआ क्या कि जो बांसुरी का हिस्सा था ना, वो थोड़ा लंबा था, तो उन्होंने उससे ही अपने दोबारा बांसुरी की जो प्रैक्टिस है वो करनी शुरू कर दी। क्या बात है। और इस तरह से जन्म होता है एक महान बांसुरी वादक पंडित पन्नालाल घोष का। 11 वर्ष की आयु में पन्नालाल जी एक संत से मिले जिनके हाथ में एक शंख था और एक हाथ में थी बांसुरी। तो उन्होंने कहा कि तुम इसमें से कुछ एक बजाओ। पंडित जी ने बांसुरी बजाई और उन्हें उस संत का आशीर्वाद मिला कि तुम इसे ही बजाओ और तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो। फिर बाद में पंडित पन्नालाल घोष क्या बने, ये तो पूरा किस्सा हमारे सामने है, पूरी दुनिया जानती है। तो बांसुरी, सितार, यानी इनके पूरे परिवार में ही बहुत बड़े बड़े कलाकार हुए हैं। इनके छोटे भाई पंडित निखिल घोष, और निखिल घोष जी के भी 2 पुत्र हैं, पंडित नयन घोष और पंडित ध्रुव ज्योति घोष। यानी एक पूरी परंपरा ही चली आ रही है।
इसमें मनीषा जी एक बात और जोड़ दें हम अपने श्रोताओं को बताएं कि उनकी पत्नी जो थी उनका नाम था पारुल घोष, जो सुप्रसिद्ध संगीतकार अनिल विश्वास की बहन थी। जी हाँ, और वो खुद बहुत अच्छी गायिका भी थी जी। तो इस तरह से श्रोताओं हमने आपको बताया पन्नालाल जी घोष के बारे में। जयंत जी आज बड़ी विस्तार पूर्वक बात हो गई। अब मुझे लगता है कि एक बहुत ही खूबसूरत गीत है फिल्म मुगले आजम का, मोहे पनघट पे छेड़ गए नंदलाल। जी 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 बिल्कुल, आपने सही पहचाना। उसकी जो शुरुआत में बांसुरी बजी उसे सुनिए और देखिए क्या सुंदर बांसुरी है। जी हाँ, ये बांसुरी बजाई है पंडित पन्नालाल घोष ने। मनीषा जी विविध भारती के स्टूडियोज में आए थे मैहर घराने के सुप्रसिद्ध कलाकार पंडित नित्यानंद हल्दीपुर। जी जी, और उन्होंने पंडित पन्नालाल जी के बारे में अपनी स्मृतियां हमसे बांटी थी। जी, और बहुत सुंदर बातें उन्होंने साझा की थी। तो आइए उस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जी। पन्नालाल जी पहले शास्त्रीय संगीत सीखने के पहले उनको शास्त्रीय संगीत की बहुत चाहत थी, लेकिन उस समय शास्त्रीय संगीत के स्वतंत्र कलाकार एक बांसुरी वादक करके कहलाना ये बहुत मुश्किल था। तो इसलिए उन्होंने अपने आरसी बोराल के साथ उन्होंने अपना कंपनी में उनके साथ बजाना शुरू कर दिया और उनके साथ एकम्पनीमेंट के हिसाब से बजाते थे। और वो करते करते उनको फिल्म का बैकग्राउंड का और फिल्म का भी नॉलेज मिल गया। तो इस वजह से जब वो बम्बई आए, म्यूजिक डायरेक्शन के उनका काम मिला, तो जो भी फिल्में उन्होंने बनाई, संगीत निर्देशन किया, तो उनको काफी सक्सेस मिला उसमें, और उनके गाने काफी हिट हो गए। एक अनजान करके जो पिक्चर उन्होंने बनाई थी जिसमें अशोक कुमार जी ने गाया था, प्यारे प्यारे सपने हमारे, बहुत ही हिट हो गया। प्यारे प्यारे सपने हमारे, प्यारे प्यारे सपने हमारे, प्यारे सपने हमारे।
हमारे, जन्म जन्म तक संग रहे हम, जन्म जन्म तक संग रहे हम, कभी न हो न्यारे, जन्म जन्म तक संग रहे हम, कभी न हो न्यारे, प्यारे प्यारे सपने हमारे, प्यारे प्यारे सपने हमारे। और एक फिल्म उनका जो बैकग्राउंड म्यूजिक में बजाया हुआ है, बसंत बहार फिल्म के है, मैं पिया तेरी माने या न माने। और इसका एक किस्सा मुझे बताया गया कि बॉम्बे टॉकीज में रिकॉर्डिंग हो रहा था लता जी का। उस रिकॉर्डिंग में पन्ना बाबू नहीं थे। उस समय पन्ना बाबू के कान में दर्द था, इसलिए वो बांसुरी नहीं बजा सकते थे, उनको सुनने में भी कमी आ रही थी। तो लता जी ने मैसेज भेजा कि उनको बुलवा के लाओ। तो पन्ना बाबू आए, उन्होंने हाथ जोड़ के लता जी को कहा कि भाई मेरा तो कान में सुनाई नहीं दे रहा, मैं कैसे बजाऊं। ये किस्सा मुझे पंडित रामनारायण जी ने बताया। तो बोले नहीं आप बजाओ, जैसे आपके ऊपर छोड़ देती हूँ मैं, आपको लगेगा ऐसे आप बजाओ। रामनारायण जी को बोला कि आप इनको जरा समझाइए स्वर क्या है, कैसा है, गाने का मुखड़ा कैसा है, क्या है। तो रामनारायण जी ने उनको समझाया कि ऐसे आगे का चलन है, ये संगीत का मुखड़ा है। और उसके बाद में उन्होंने वो जो बजाया है, तो ये गाना आप सुन सकते हैं कि ये बहुत ही मशहूर गाना है। श्रोताओं, उम्मीद है कि ये रिकॉर्डिंग आपको अच्छी लगी होगी। सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित नित्यानंद हल्दीपुर से हम सुन रहे थे एक और मूर्धन्य बांसुरी वादक पंडित पन्नालाल घोष जी, और उनकी बांसुरी की बारीकियों को भी हम समझ रहे थे इस रिकॉर्डिंग के जरिए। और अब अगले जो कलाकार हैं जिनको आज हम स्मरण करने जा रहे हैं, और संयोगवश 20 अप्रैल उनका भी स्मृति दिवस है, वो है एक महान शायर जी, शकील
शकील बदायूनी साहब। क्या बात है। मोहम्मद जमाल अहमद सोख्ता कादरी के पुत्र शकील बदायूनी का जन्म 3 अगस्त 1916 को बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ था। जी हाँ। अरबी, फारसी, उर्दू और हिंदी की तालीम उनके पिता ने उन्हें दिलवाई थी। शायरी का तो बचपन से ही शौक था। जी बिल्कुल। और उनके एक दूर के रिश्तेदार थे जो शायर थे, शायर जियाउल कादरी बदायूनी। जी। उनसे वो बहुत अधिक प्रभावित थे और उस वक्त के हालात पर अक्सर शायरी वो किया करते थे। 1936 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में उन्होंने दाखिला लिया था और यूनिवर्सिटी के मुशायरों में वो शिरकत करने लगे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से बीए करने के बाद मनीषा जी वो दिल्ली आए और नौकरी करने लगे। उन दिनों सामाजिक सरोकार की शायरी हुआ करती थी और उस दौर में शकील बदायूनी साहब रोमांटिसिज्म पे अपने शब्द बिखेर रहे थे। क्या बात है। वैसे तो उनकी जितनी भी शायरी है वो कमाल की है, लेकिन जयंत जी हमें याद है कि कुछ पंक्तियां हैं जो आप लिख कर लाए हैं। मैं सुनाऊं आपको? जी बिल्कुल। सुने। मैं शकील दिल का हूँ तर्जुमा, मैं शकील दिल का हूँ तर्जुमा कि मोहब्बतों का हूँ राजदां। मुझे फख्र है मेरी शायरी मेरी जिंदगी से जुदा नहीं। क्या बात है। और फिर उसके बाद शकील साहब तशरीफ लाते हैं मुंबई 1944 में और यहाँ उनकी मुलाकात होती है महान निर्माता निर्देशक ए आर कारदार साहब से और महान संगीतकार नौशाद साहब से। फिर तो नौशाद साहब और शकील बदायूनी जी की वो जोड़ी जमती है कि एक के बाद एक कमाल के गीत बिखरने लगते हैं। और जब पहली मुलाकात नौशाद साहब से उनकी हुई मनीषा जी हाँ। वो भी एक बड़ा मजेदार किस्सा है, वाकया है कि नौशाद साहब ने एक लाइन में अपनी शायरी को व्यक्त करने के लिए उन्हें कहा। अब उनका एक्सप्रेशन क्या था देखिए। हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा देंगे। ये तो फिल्म दर्द का गाना है ना। 1947 की फिल्म दर्द का ये गाना। आइए ना पहले इसे सुनते चलते हैं, उसके बाद जी। हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की आग लगा देंगे, हर दिल में मोहब्बत की आग लगा देंगे। हो जाएगी फिर दुनिया आबाद यतीमों की, हो जाएगी फिर दुनिया आबाद यतीमों की, गूंजेगी जमाने में फरियाद यतीमों की, गूंजेगी जमाने में फरियाद यतीमों की, रोते हुए नगमों से तूफान उठा देंगे, रोते हुए नगमों से तूफान उठा देंगे, हर दिल में मोहब्बत की आग लगा देंगे। सरकार तो आलम की उम्मत पे सितम क्यों हो, सरकार तो आलम की उम्मत पे सितम क्यों हो, अल्लाह के बंदों को मझधार का गम क्यों हो, अल्लाह के बंदों को मझधार का गम क्यों हो, इस्लाम की कश्ती को हम पार लगा देंगे, इस्लाम की कश्ती को हम पार लगा देंगे, हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की
हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, और क्या दर्द का अफसाना सुना। वाह, आज तक हमारे दिलों पर राज करती हैं ये रचनाएं, आज तक सदाबहार हैं ये गीत और ये शायर और ये संगीत। श्रोताओ, आप सोच रहे होंगे कि हम इतनी सारी बातें आपसे कर रहे हैं और आपके अंदर इतना इश्तियाक पैदा करने की वजह क्या है। वजह ये है कि अब आप जरा सा रेडियो सेट नजदीक खींच लीजिए या उसका वॉल्यूम बढ़ाइए, क्योंकि अब हम आपको आवाज सुनाने जा रहे हैं शकील बदायूनी साहब की। ये रिकॉर्डिंग अपने संग्रहालय से मनीषा जी हमें मिली है और शकील साहब के साथ बातचीत की है हमारे पूर्व उद्घोषक मधुप शर्मा जी ने। तो आइए इस खास रिकॉर्डिंग को आज आपके साथ हम भी सुनते हैं। शकील साहब, क्या उम्र थी आपकी जब आपने सबसे पहला अपना कलाम लिखा? मधुप साहब, मैं जिस शहर में पैदा हुआ था वो इल्म अदब का मस्कन था। मेरे इर्द गिर्द उर्दू शायरी का चर्चा था। मेरे चचा उस्ताद मौलाना जियाउल कादरी जो बुलंद पाया शायर हैं, उनसे मैं इस्लाह लिया करता था और मुझे शायरी का शौक था। इसलिए सबसे पहले सन 1930 में मैंने गजल कहने की कोशिश की और उस वक्त मेरी उम्र 14 साल की थी। तो अब कभी उन पुरानी चीजों को आप देखते होंगे तो कैसा लगता है आपको? जाहिर है कि इब्तदाई चीज फिर इब्तदाई होती है। जिस तरह आज की उम्र और बचपन की उम्र में फर्क महसूस करता हूँ, उसी तरह कलाम में भी। अच्छा शकील साहब, फिल्म लाइन में आप किन ख्यालात के तहत आए? मधु साहब, मैं फिल्म लाइन में आना नहीं चाहता था क्योंकि दिल्ली में सरकारी मुलाजिम था, लेकिन बम्बई के एक मुशायरे में कुछ प्रोड्यूसरों ने मुझे सुना और फिल्मी गाने लिखने की दावत दी। तो मैंने ये सोचा कि जिंदगी के लिए कुछ काम तो करना ही है। जी हाँ, जी हाँ। फिल्म लाइन में अगर पहुंच गया तो अपने मिजाज का माहौल मिल जाएगा, इसलिए मैं मुलाजिमत छोड़कर बम्बई आ गया और फिल्म लाइन में शामिल हो गया। अच्छा, तो सबसे पहली कौन सी फिल्म लिखी थी आपने? मेरी सबसे पहली फिल्म थी दर्द। शकील साहब, फिल्मों के लिए लिखना कितना फर्क है अदब में लिखने से? मधु साहब, अदब में लिखने के लिए इतनी पाबंदी की जरूरत नहीं है। उसमें अपने ख्यालात, अपनी जबान, अपना वक्त मैसर होता है, लेकिन फिल्म में लिखने के लिए बहुत सी पाबंदियां हैं। नंबर 1 ये कि हमें पर्दे के कैरेक्टरों के मूड के मुताबिक शायरी करना पड़ती है। यानी अगर कैरेक्टर गमगीन है तो हमें उस गम को महसूस करते हुए अपने कलाम में उसके जज्बात का इजहार करना पड़ता है। जी हाँ, जी हाँ। और अगर कैरेक्टर खुश है तो उसी के मुताबिक हमें खुशी का गीत लिखना पड़ता है। और नंबर 2 ये कि हमें ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि जबान आसान हो जिसे सब समझ सकें। सही। और नंबर 3 ये बात है कि हमारी फिल्मों में आमतौर पर आप जानते हैं सिचुएशन एक सी होती हैं। यानी बैक वक्त बहुत से शायरों को मुख्तलिफ फिल्मों में एक ही तरह का गाना लिखना पड़ता है। चुनाचे हमें ये ख्याल रखना पड़ता है कि हम जो लिख रहे हैं वो सबसे अलग हो। अच्छा, एक बात रह गई, कभी कभी तर्जों पे भी तो लिखना पड़ता है आपको शकील साहब? जी हाँ, ऐसे भी गीत होते हैं जो तर्जों पर लिखे जाते हैं। और संगीत की दुनिया में चूंकि लिखने वालों को मीटरों की वैरायटी मिलती है, नए नए मीटर मिलते हैं, इसलिए जब कोई नई धुन नए मीटर पर लिखने के लिए मिलती है तो वाकई मधु साहब बड़ा लुत्फ आता है। अच्छा, लेकिन शकील साहब, इन बंदिशों में रहकर आपके अंदर का शायर कभी कभी घुटन तो महसूस करता होगा जरूर? जी हाँ, बंदिशें भी मिलती हैं और घुटन भी महसूस होती है, लेकिन अगर उन बंदिशों में कोई चीज हासिल हो जाती है तो यकीन कीजिए कि वो घुटन खुशी में तब्दील हो जाती है। अच्छा शकील साहब, अदबी चीजें लिखने के लिए काफी वक्त निकाल पाते हैं आजकल आप? जी हाँ, मैंने फिल्मी दुनिया में रहकर ही अपना दूसरा दीवान मुरत्तब किया और मशायरों के लिए भी वक्त निकाल लेता हूँ। रहा मसरूफियत का सवाल, तो अगर फिल्मी दुनिया में न होता तो किसी और रोजगार में मसरूफ होता। जी हाँ, जी हाँ। मगर अपनी शायरी का ज़ौक हर हाल में पूरा करना था। और दरअसल मधुब साहब, वही जिंदगी का मकसद है और वही असली सरमाया है जिसके साथ मेरा नाम वाबस्ता रहेगा। तो शकील साहब, एक बात बताइए कि शायर में क्या खास गुण होते हैं जिनकी वजह से वो शायर बन जाता है? मेरा ख्याल ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि शायर पैदाइशी होता है। हाँ। शायरी किसी के सिखाने से नहीं आती। जी हाँ। लेकिन अगर शायर थोड़ी बहुत सलाहियत रखता है और उसको माहौल भी वैसा ही मिल जाता है तो वो उसकी शायरी का पौधा आगे चलकर जरूर सब्ज हो जाता है। अच्छा, आखिर में फिर वही आपके सबसे पहले कलाम वाली बात शकील साहब, चंद शेर याद तो होंगे आपको? लीजिए, तो इब्तदाई दौर के 2 शेर अर्ज किए देता हूँ, इरशाद। मुलाहिजा कीजिए। जो तेरे हुस्न पे मेरी नजर नहीं होती, जी, जो तेरे हुस्न पे मेरी नजर नहीं होती,
किसी को दुनिया में तेरी खबर नहीं होती। वाह। भुला दो दिल से शकील अब जवाब खत का ख्याल, उम्मीद वापसी नामा बर नहीं होता। श्रोताओं, ये रिकॉर्डिंग आपने सुनी जो हमारे संग्रहालय की जीनत है, हमारे खजाने की जीनत है। जी हाँ, विविध भारती के संग्रहालय से चुनकर हम आपके लिए लेकर आए थे और उम्मीद है कि शकील बदायूनी साहब की आवाज को सुनकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हम भी बिल्कुल डूब चुके थे इस रिकॉर्डिंग में। और अब एक बात हम कहना चाहते थे कि शुरुआत में हमने कहा कि उनकी जोड़ी जो थी वो नौशाद साहब के साथ बहुत ज्यादा हिट हुई, लेकिन शकील बदायूनी साहब ने जब रवि साहब के लिए, संगीतकार रवि के लिए और हेमंत कुमार जी के लिए लिखा तब भी कमाल लिखा। और रवि साहब के साथ तो फिल्में हैं जैसे 14वीं का चांद, घराना, वाह कमाल के गीत। और इसके बाद हेमंत दा के साथ उन्होंने लिखी थी फिल्म साहब बीबी और गुलाम के गीत। ये आकाशवाणी है। आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती। साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन। नमस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के अप्रैल महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय हिंदी सिनेमा और रेलगाड़ी का सफर। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। अभिनेता, निर्माता और निर्देशक मनोज कुमार पर फीचर एक प्यार का नगमा है। रुपहला पर्दा रुपहली बातें इस श्रृंखला में अभिनेता देव जिन खींच रहे थे साहेब सुल्तान और सिंध, और इस ट्रेन में कुल 13 डिब्बे थे। इसके बाद भारत में रेलवे का लगातार विस्तार होता चला गया। अगर आकार या लंबाई को देखें तो भारतीय रेलवे आज दुनिया में चौथी सबसे बड़ी रेलवे प्रणाली है और इसका विस्तार देश के कोने कोने तक हुआ है। चाहे पहाड़ों की चोटियां हों, रेगिस्तान हो या समुद्र के किनारे, कोंकण का मुश्किल इलाका हो या फिर दूर दराज के पहाड़, अब तो भारतीय रेलवे की पहुंच कश्मीर तक फैल गई है। सिनेमा और रेलवे का रिश्ता बड़ा गहरा रहा है। जब सन 1895 में ल्यूमियर ब्रदर्स ने पहली बार मोशन फिल्म बनाई तो उसमें एक फिल्म थी अराइवल ऑफ अ ट्रेन।
जब हम हिंदी सिनेमा का इतिहास खंगालते हैं तो पता चलता है कि सन 1941 में आई थी फणी मजूमदार की फिल्म डॉक्टर। इस फिल्म में संभवतः पहली बार हीरो ट्रेन में गाना गा रहा है। असल में इस फिल्म में पंकज मलिक ने डॉक्टर अमरनाथ का किरदार निभाया था, जो एक ट्रेन के जरिए अपने पैतृक घर लौट रहे हैं। अगर आप ये गाना देखें तो पाएंगे कि भाप वाली ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे पर पंकज मलिक खड़े हैं और गा रहे हैं, आई बहारा जाई बहार बहारा आई बहार। इसके फौरन बाद सन 1942 में आई प्रमथेश चंद्र बरुआ की फिल्म जवाब, जिसमें था कानन देवी का गाया ये गाना। सन 1948 में होमी वाडिया ने एक फिल्म बनाई थी 11 o'clock यानी 11 बजे। इसमें नाडिया हंटर वाली ने काम किया था। कहते हैं कि इस फिल्म में ट्रेन काफी प्रमुखता से दिखाई गई थी। इसके बाद तो हिंदी सिनेमा में रेल कई बार आई है और बड़ी प्रमुखता से आई है। तो सबसे पहले उस कालजयी गाने से शुरू करें जो शायद इस वक्त आपके मन में भी गूंज रहा होगा। सन 1969 में आई फिल्म आराधना का ये गीत, जिसमें ट्रेन में बैठी हैं शर्मिला टैगोर। राजेश खन्ना एक जीप चलाते हुए पीछा कर रहे हैं। साथ में हैं सुजीत कुमार। और दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे को अमर कर देने वाला ये गाना बागडोगरा से दार्जिलिंग के सफर के बहुत खूबसूरत रास्ते पर फिल्माया गया है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। पर ऐसा नहीं है कि इससे पहले हीरो ने रेल में गाने नहीं गाए। चलिए आपको ले चलते हैं सन 1958 में। राज खोसला की एक फिल्म आई 16वां साल। इस फिल्म में हीरो देव आनंद ये गाना गा रहे हैं और छेड़ रहे हैं हीरोइन वहीदा रहमान को। अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। कितनी दिलचस्प बात है कि देव आनंद और वहीदा रहमान की इसी जोड़ी को हमने देखा 2 साल बाद फिर ट्रेन में, और फिर वही छेड़छाड़। देव आनंद गाना गा रहे थे, वहीदा रहमान को छेड़ रहे थे। इस बार फिल्म थी सन 1960 में आई काला बाजार। अपनी तो हर आह एक तूफान है, ऊपर वाला जान कर अनजान है, अपनी तो हर आह एक तूफान है। सन 1962 में कालिदास की फिल्म आई हाफ टिकट। किशोर कुमार के बेमिसाल अभिनय वाली इस फिल्म का एक बड़ा हिस्सा ट्रेन में घटित होता है और तूफानी शरारती किशोर कुमार ट्रेन में सारे मुसाफिरों के साथ शैलेंद्र का लिखा ये गाना गाते हैं। चील चील चिल्ला के गजरे सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। जरा और पीछे चलते हैं। फिल्म जागृति सन 1954 में आई थी। इस फिल्म में एक अध्यापक अभि भट्टाचार्य अपने बच्चों को भारत भ्रमण पर ले जाते हैं और ट्रेन में होता है ये बेमिसाल देशभक्ति गीत। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सन 1974 में आई थी दुलाल गुहा की फिल्म दोस्त। इस फिल्म की शुरुआत में ये गाना होता है, आनंद बख्शी का रेल से जुड़ा सबसे दार्शनिक गाना जो आज भी हमारे दिलों की धड़कन बना हुआ है। देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों, सर पे है बोझ सीने में आग, लब पे धुआं है जानो, फिर भी ये गा रही है, नगमे सुना रही है, गाड़ी बुला रही है।
की फिल्म पाकीज़ा सन 1977 में आई थी। इस फिल्म में रेल की यात्रा के दौरान एक बड़ा ही दिलचस्प दृश्य घटित होता है। यहाँ मीना कुमारी को देखकर राजकुमार कहते हैं, आपके पांव देखे बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। सन 1977 में गुलजार ने एक फिल्म बनाई किताब। इस फिल्म में हिंदी सिनेमा के इतिहास का एक अनूठा गाना जिसे R.D. बर्मन ने खुद गाया था। की आंखों में रात का सुरमा और चांद का चुम्मा। ट्रेन की बात चली तो हमें याद आई सन 1982 में आई सुभाष घई की फिल्म विधाता। इस फिल्म में शम्मी कपूर और दिलीप कुमार ने ट्रेन ड्राइवर का किरदार निभाया था। दो दोस्त जिनके बीच ट्रेन चलाते हुए तकदीर और तदबीर के बीच की बहस चलती है। तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, मैं आशिक हूँ तदबीरों का, मैं आशिक हूँ तदबीरों का। हाथों की चंद लकीरों का। सिनेमा और रेलवे के रिश्ते की कोई भी बात सन 1980 में आई फिल्म द बर्निंग ट्रेन की बात किए बिना कभी पूरी नहीं हो सकती। निर्देशक थे रवि चोपड़ा। ये फिल्म हॉलीवुड की फिल्म द टावरिंग इन्फर्नो पर मोटे तौर पर आधारित थी। इस फिल्म में दिल्ली से मुंबई के बीच चलने वाली एक सुपर फास्ट ट्रेन में आग लग जाती है और फिर बड़ा ही नाटकीय घटनाक्रम चलता है बचाव का। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं, इस मंजिल पर मिलने वाले उस मंजिल पर खो जाने हैं, पल दो पल का। इसी तरह 1998 में आई मणिरत्नम की फिल्म दिल से में तो सिनेमा और रेल का रिश्ता कुछ और ऊपर चला गया। जी हां, ट्रेन की छत पर। इस फिल्म में ये गाना ऊटी में चलने वाली नीलगिरी माउंटेन रेलवे की छत पर शूट किया गया था, जो मेट्टुपालयम से ऊटी के बीच चलती है। गीत गुलजार, संगीत A.R. रहमान। वो यार है जो खुशबू की तरह, जिसकी जुबान उर्दू की तरह, मेरी शाम रात मेरी कायनात, वो यार मेरा सैया सैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया। एक और गाना है जो ट्रेन की छत पर फिल्माया गया है। फिल्म है 1974 में आई शक्ति सामंत की फिल्म अजनबी। इस फिल्म में एक मालगाड़ी पर चढ़े राजेश खन्ना और जीनत अमान गाते हैं, हम दोनों प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। सन 1981 में एक बार फिर हीरो हीरोइन ट्रेन की छत पर चढ़ गए। इस बार ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरे थे। फिल्म थी जमाने को दिखाना है। अरे होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है हे कंचन, अरे हे कंचन प्यार। साल 2005 में आई थी प्रदीप सरकार की फिल्म परिणीता। इस फिल्म का ये गाना दार्जिलिंग के हिमालयन माउंटेन रेलवे पर ही फिल्माया गया था। इसमें आपको नजर आती हैं नायिका विद्या बालन, नायक सैफ अली खान और बहुत सारे पहाड़ी बच्चे। ये हवाएं गुनगुनाए, पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। नए जमाने की फिल्मों में भी रेल लगातार नजर आती रही है। साल 2005 में आई शाद अली की फिल्म बंटी और बबली, जिसमें बंटी और बबली गुलजार साहब का लिखा ये गाना गाते हैं और पर्दे पर नजर आती है ट्रेन। हम चले ओए रामचंद्र रे, हम
सन 2013 में आई रोहित शेट्टी की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस तो एक तरह से ट्रेन यात्रा पर ही आधारित थी। ट्रेन के सफर में ही हीरो हीरोइन की मुलाकात होती है। टिकट खरीद के बैठ जा सीट पे, निकल न जाए कहीं चेन्नई एक्सप्रेस। हाल ही में आई किरण राव के निर्देशन वाली फिल्म लापता लेडीज तो रेल के इर्द गिर्द ही घूमती है। ट्रेन में घूंघट की वजह से हो जाती है दुल्हनों की अदला बदली और फिर बड़े ही नाटकीय तरीके से फिल्म आगे बढ़ती है। ओ सजनी रे, कैसे कटे दिन रात, कैसे मिले तेरा साथ, तेरी याद सतावे रे। हिंदी सिनेमा में ट्रेन अपनी उपस्थिति लगातार दर्ज करवाती रही है और अगर हम जितनी बार पर्दे पर ट्रेन या रेल यात्रा या रेल से जुड़ा कोई प्रसंग नजर आया है, इसकी चर्चा करते चले तो शायद ये कार्यक्रम बहुत लंबा हो चलेगा। चूंकि इस महीने में आता है रेल सप्ताह, इसलिए हमने संपादकीय में आज चर्चा की हिंदी सिनेमा में रेल से जुड़े कुछ यादगार गानों और दृश्यों की। और अब मनोज कुमार को नमन करते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक रूपक। 4 अप्रैल को जाने माने अभिनेता, निर्माता और निर्देशक मनोज कुमार का निधन हो गया। वे 87 साल के थे। मनोज कुमार ने भारतीय सिनेमा को एक अलग ही दिशा दी थी। चाहे अभिनय हो या निर्देशन, उनकी अपनी एक अलग जानी पहचानी धारा थी। मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद में हुआ था। ये जगह अब सरहद के उस पार है। उनका असली नाम था हरि कृष्ण गोस्वामी। जब मनोज कुमार तकरीबन 10 बरस के थे, देश का बंटवारा हो गया। परिवार विस्थापित होकर दिल्ली आ गया। घर की माली हालत ठीक नहीं थी, इसलिए मनोज कुमार ने पिता का हाथ बटाया और सिलाई मशीन की बॉडी बेचने का काम शुरू किया। वे दिल्ली की सड़कों पर साइकिल पर भटकते रहते और कुछ कमाई करते। तकरीबन इन्हीं दिनों की बात है, उनके मामा उन्हें एक फिल्म दिखाने ले गए। ये फिल्म थी दिलीप कुमार के अभिनय वाली जुगनू। जुगनू देखकर दिलीप कुमार से उनका लगाव शुरू हुआ। सन 1949 में उन्होंने फिल्म शबनम देखी। ये जिस हरि या हरि कृष्ण गोस्वामी की बात करते हैं, जब वो 11 साल का था या 12 साल का था, उसने फिल्म देखी। उस फिल्म में भी दिलीप कुमार साहब थे और उसमें उनका नाम मनोज था। ये मैं शाबाश देता हूँ अपने बचपन को कि उसी वक्त ठान लिया था कि अगर फिल्म में आया तो यही नाम रखूंगा। बस यहीं से हरि कृष्ण गोस्वामी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अपने मन में वो बन गए मनोज कुमार। इसके बाद एक दिलचस्प घटना हुई। सन 1955 में शम्मी कपूर, बलराज साहनी और निरूपा राय के अभिनय वाली फिल्म आई तांगे वाली। निर्देशक लेखराज भाकरी अपनी टीम के साथ दिल्ली पहुंचे। उन दिनों मनोज कुमार कॉलेज में पढ़ रहे थे। लेखराज मनोज कुमार के रिश्तेदार थे। मनोज उनसे मिले तो लेखराज तपाक से बोल पड़े, अरे तुम तो हीरो की तरह दिखते हो। बस इसके 2 महीने बाद मनोज कुमार ने सामान बांधा और चल पड़े बंबई की तरफ। तो 1956 में मैं जब बंबई आया तो 2 सपने लेके आया था। एक तो हीरो बनूंगा और दूसरा सपना था कि 3 लाख रुपया कमाऊंगा। 1 लाख रुपया माता पिता के लिए, 1 लाख रुपया भाई बहनों के लिए और 1 लाख अपने लिए। इन्हीं दिनों लेखराज भाकरी ने जब फिल्म फैशन बनाई तो मनोज कुमार को एक छोटा सा रोल दिया। इसके बाद आई सहारा, हनीमून और कांच की गुड़िया जैसी फिल्में जो कोई खास कमाल नहीं कर पाईं। 5 बरस के लंबे संघर्ष के बाद मनोज कुमार की फिल्म आई हरियाली और रास्ता। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता। जीवन के 2 पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। इसके बाद राज खोसला ने उन्हें एक फिल्म ऑफर की जिसका नाम था वो कौन थी। मनोज कुमार और साधना के अभिनय वाली इस फिल्म ने धूम मचा दी। इसके गाने आज भी बेहद लोकप्रिय हैं। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात
सन 1965 में मनोज कुमार ने शहीद भगत सिंह के जीवन पर एक फिल्म बनाई, शहीद। आज भी शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के जीवन पर बनी ये सबसे सटीक फिल्म मानी जाती है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। फिल्म शहीद का शो प्रधानमंत्री निवास पर रखा गया था। फिर शहीद बनने के बाद जब दिल्ली में इसका प्रीमियर हुआ, हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी आए थे। वो 3 घंटे उन्होंने फिल्म देखी, तालियां बजाई, उसके बाद स्पीच भी दी। तो ऐसे ही उन्होंने मासूम नजरों से देखते हुए कहा कि सुनो, मैंने नारा दिया है जय जवान जय किसान, क्या इस पे फिल्म बन सकती है? मैंने उनकी आंखों में एक चमक देखी, मैंने कहा जी बन जाएगी। मनोज कुमार ने शास्त्री जी के पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया और फिर वो ट्रेन से चल पड़े दिल्ली से मुंबई की ओर। मैंने सीताराम साहब से कहा कि मुझे डायरी और 2-3 बाल पेन ले दो। मैं डीलक्स से चला और सोया नहीं, 24 घंटे में उपकार लिखी गई थी। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। उपकार के जरिए मनोज कुमार ने निर्देशन की दुनिया में पहला कदम रखा। उपकार ने हिंदी सिनेमा को एक नया नायक दिया, भारत कुमार, जिसे अपने देश से अटूट प्रेम था। इसके बाद मनोज कुमार लेकर आए पूरब और पश्चिम। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। और इसके बाद आई रोटी, कपड़ा और मकान, जिन दिलीप कुमार के मनोज कुमार जबरदस्त फैन थे। उन्हें निर्देशित करने का मौका भी मनोज कुमार के जीवन में आया। ये फिल्म थी क्रांति। दिल वाले, दिल वाले, दिल वाले, तेरा अपना क्या है, अपना क्या है, तेरा सपना क्या है। क्रांति, मनोज कुमार की छवि एक रूमानी हीरो की भी रही। शहीद 1965 में आई। इसी बरस उनकी एक और फिल्म आई हिमालय की गोद में। इसी बरस एक और फिल्म आई गुमनाम। सन 1966 में आई दो बदन। 1967 में आई पत्थर के सनम मनोज कुमार की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक थी। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल। मनोज कुमार राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर में भी नजर आए थे। 1970 में उनकी एक और महत्वपूर्ण फिल्म आई पहचान। बस यही अपराध में हर बार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। सन 1972 में मनोज कुमार के निर्देशन में आई फिल्म शोर। एक बहुत जरूरी मुद्दे पर बनी थी ये फिल्म। जिंदगी कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ये सच है कि मनोज कुमार ने अपने निर्देशन में देशभक्ति फिल्मों की एक धारा चलाई और पूरे देश को अपने साथ जोड़ा, पर एक रूमानी हीरो के तौर पर भी वो आगे बढ़ते रहे। रुपहले पर्दे पर उनकी अदाओं ने लोगों को उनका दीवाना बनाया। मनोज कुमार की कहानी एक जिद, एक लगन की कहानी है। संघर्ष की राह पर चलकर कामयाबी पाने की कहानी है, दीवानेपन की कहानी है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ।
महत्वपूर्ण योगदान के लिए मनोज कुमार को सन 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। साल 2015 में उन्हें फिल्मों का सर्वोत्कृष्ट सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड भी प्रदान किया गया। मनोज कुमार को हमारा विनम्र नमन। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ये था मनोज कुमार पर हमारा विशेष फीचर एक प्यार का नगमा है। और अब रुपहला पर्दा रुपहली बातें। अपने स्तंभ रुपहला पर्दा रुपहली बातें में आज हम बात कर रहे हैं जाने माने अभिनेता देव मुखर्जी की, जिनका 14 मार्च को निधन हो गया। आपको बता दें कि देव मुखर्जी का जन्म 1941 में कानपुर में हुआ था। उनका ताल्लुक एक फिल्मी परिवार से था। देव मुखर्जी ने 60 के दशक में अपनी अभिनय यात्रा शुरू की थी। फिल्म थी तू ही मेरी जिंदगी। मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरी जिंदगी। इसके बाद उन्होंने संबंध, अभिनेत्री और अधिकार जैसी फिल्मों में काम किया। फिर आई आंसू बन गए फूल, जाने कैसा है मेरा दीवाना, कभी अपना सा लगे कभी बेगाना, बड़ी भोली हो ये भी ना जाना, कभी अपनों को नहीं कहते बेगाना, बड़ी भोली हो। 1972 में आई एक बार मुस्कुरा दो उनके करियर की सबसे चर्चित फिल्म थी। इस फिल्म में ओपी नैयर का संगीत था। चेहरे से जरा आंचल जब आपने सरकाया, दुनिया ये पुकार उठी, लो चांद निकल आया। देव मुखर्जी ने बातों बातों में किंग अंकल, जो जीता वही सिकंदर, दलाल, गुदगुदी और कमीने जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया था। बहुत बरस पहले देव मुखर्जी ने फौजी भाइयों को संबोधित करते हुए जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के कुछ अनमोल हिस्से आपके लिए। देव मुखर्जी का प्यार भरा सलाम कबूल हो। दोस्तों, मुझे लोग एक अजीब सवाल करते हैं, मैं फिल्मों में कैसे आया। मैं जवाब में पूछता हूँ, क्या आप बता सकते हैं मगरमच्छ को तैरना किसने सिखाया? अरे भाई, वो जो पानी में पैदा हुआ उसे तो तैरना ही है। मेरे पिताजी श्री एस मुखर्जी हिंदी फिल्मों के जाने माने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक स्टूडियो के मालिक है। मेरे चाचा सुबोध मुखर्जी भी एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है, जिन्होंने जंगली शागिर्द जैसे फिल्म बनाई। जॉय मुखर्जी मेरे बड़े भाई, जो फिल्मों में हीरोज का रोल करते हैं। मेरे 3 मामा अशोक कुमार, अनूप कुमार, किशोर कुमार अपने वक्त के मशहूर एक्टर हैं। गर्ज जब मैंने इस दुनिया में आंख खोली तो मेरे चारों तरफ फिल्म का माहौल था। फिर मेरे लिए घर के धंधा करने के अलावा और क्या बात हो सकती थी। तो साहब, मैं फिल्मों में आ गया। मेरे पिताजी श्री एस मुखर्जी हर काम को कायदे और तरीके से करने के आदी है। अनुशासन के मामलों में पूरे फौजी है वो। ये जानते हुए भी कि उनके सब बच्चे घर के धंधे में ही लगेंगे, उन्होंने हम सबको आला तालीम दी। मुझे भी पढ़ने के लिए लंदन भेजा गया। अपनी तालीम पूरी करने के बाद ही मैं इस लाइन में आया। यहाँ भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर का बेटा होने की वजह से सीधे हीरो नहीं बनाया। फिल्म एक्टिंग का कोर्स मैंने फिल्माले एक्टिंग स्कूल से पास की। फिल्माले एक्टिंग स्कूल ने अनगिनत नए चेहरे दिए हैं। साधना, संजीव कुमार, जॉय मुखर्जी, आशा पारेख, ये सब इस फिल्माले एक्टिंग स्कूल से पास किया है। आशा पारेख के साथ मैंने राज खोसला की फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की में काम किया है। अपनी पहली फिल्म तू ही मेरी जिंदगी के काम करने के बाद मैंने और भी कई फिल्मों में काम किया। संबंध, एक बार मुस्कुरा दो, आंसू बन गए फूल वगैरह। इन सब फिल्मों में मैंने अलग अलग तरह के रोल किए, किसी में हीरो तो किसी में विलन। इन फिल्मों में काम करने के बाद मैंने निर्देशक बनने का निश्चय किया और अपनी पहली फिल्म बनाई कराटे। फिल्म में काम करना जहाँ एक नशा है, वहाँ फिल्म बनाना भी कुछ कम रोमांचक काम नहीं। फिल्म में अगर सिर्फ एक्टिंग करना हो तो मेकअप किया, अपने लाइन देखी और आ गए कैमरे के सामने। जैसे डायरेक्टर ने बताया
बोल दिया, मगर जब खुद अपनी फिल्म बनानी हो तब सुई से लेकर फावड़ा तक का इंतजाम खुद करना पड़ता है। रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में आज हमने याद किया अभिनेता देव मुखर्जी को। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्रभारती का अप्रैल महीने का अंक। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्रभारती का निर्माण विविध भारती सेवा मुंबई में किया गया। के में फिर मिलने का वादा किया जाए। जी, तो इस वादे के साथ कि अगले अंक में हम फिर कुछ खास लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत आप सभी को, आपकी दोस्त मनीषा जैन और जयंत पात्रीकर का नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।